गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 4 सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ना है आज हम लोगों को। इसके पहले हम 3 चैप्टर में सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के बारे में पढ़े। संसद देश की सर्वोच्च राजनीतिक संस्थान है, सुप्रीम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। आज इस चैप्टर में हमें लॉज, कानून, विभिन्न प्रकार के जो कानून हमारे देश में या दुनिया में हैं उनके बारे में समझना है। चैप्टर का नाम भी है अंडरस्टैंडिंग लॉज। कानून शब्द को बहुत ही फैमिलियर वर्ड है जो हमेशा सुना जाता है, आप भी सुने होंगे। लेकिन कानून क्या है, अंडरस्टैंडिंग लॉज में यही पढ़ना है। जैसे इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, आपके पहले पैराग्राफ में एक उदाहरण दिया है कि आप और हम सभी जानते हैं लॉ फॉर मैरिजेबल एज, विवाह योग्य उम्र के संबंध में कानून। तो हमारे देश में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 ये मैरिजेबल एज निर्धारित किया गया है। यानी देश में एक कानून है जिस कानून के तहत 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के की शादी गैर कानूनी इलीगल मानी जाती है। तो ये इलीगल क्यों मानी जाती है? क्योंकि देश में कानून बना हुआ है कि मैरिजेबल एज जो है वो 18 और 21 बनाया गया है कि 18 और 21 यही लड़की और लड़कों का विवाह का उम्र होगा। उसी तरह देयर आर लॉज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के खिलाफ भी कानून हमारे देश में 2005 में बना है, 2005 में, कि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार या उसके साथ मारपीट या हिंसा का बर्ताव नहीं कर सकते। इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसकी जरूरत महसूस हुई जब भी सरकार को जरूरत महसूस होती है कि किसी भी अपराध को या गैर कानूनी काम, इलीगल फंक्शन को रोकने के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता है, तो सरकार ऐसी परिस्थिति में कानून बनाती है और 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना। उसी तरह जितने भी तरह के गैर कानूनी काम हैं जिनको हम क्राइम कहते हैं, अपराध, हर अपराध के लिए एक कानून बना हुआ है कि हमारा कौन सा काम लीगल कानूनी माना जाएगा और कौन सा काम इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी। जो लीगल काम कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति, लॉ जो उसको इजाजत देता है वही काम वो कर सकता है। उसके बाहर यदि आप कोई काम करते हैं तो वो इलीगल, गैर कानूनी कहलाता है। तो हमारे देश में आईपीसी और सीआरपीसी, इंडियन पैनल कोड और क्रिमिनल पैनल कोड, ये 1861 में बने थे, 1861, और फिर दोबारा इसमें संशोधन करके 1880 में, 1880 में जो इंडियन पैनल कोड और क्रिमिनल पैनल कोड ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बनाया गया था, वही आज भी हमारे देश के का कानून है, जिस आधार पर देश में कानून का फंक्शन चलता है। हालांकि जब देश आजाद हुआ तो उसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जो जरूरी नहीं थे, उनको खत्म कर दिया गया और आजादी के बाद से बहुत सारे नए कानून देश के लिए बनाए भी गए हैं। इनके बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कहता है कि द लॉज ऑफ द कंट्री आर एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंस इन कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। किसी भी देश के जो कानून होते हैं वह सभी लोगों पर लागू होते हैं, एक जैसे। उनमें जाति, लिंग, धर्म, शरीर का रंग या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी देश का कानून उस देश के सभी नागरिकों पर, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, सब पर एक समान ही लागू होता है। कानून
हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं होता। इसीलिए इन इंडिया वी फॉलो व्हाट इज नोन एज द रूल ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, खासकर पहले भी हम डेमोक्रेसी के संबंध में आपको पहले के क्लास में बताए हैं कि जैसे जब मोनार्क होता था तो राजाओं के नाम से शासन जाना जाता था कि अकबर का शासन है, औरंगजेब का शासन है या चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है। फिर ब्रिटिश रूल माना गया, अंग्रेजों का शासन। लेकिन डेमोक्रेसी में किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम का शासन नहीं माना जाता है। डेमोक्रेसी में माना जाता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसकी मूलभूत विशेषता है कानून का शासन। इसी कानून का शासन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ सर्टेन लॉ बनाए जाते हैं जिस लॉ के आधार पर देश पे शासन चलाया जाता है। इसीलिए इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में किसका शासन है जी, तो 1 मिनट में आप उसका आंसर देंगे कि भारत में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, बल्कि यहाँ कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ। The need to stop arbitrary and unjust use of power was high on the agenda of constitution makers who suffered atrocities committed by the British through the Sedition Act of 1870 and the Rowlatt Act of 1990. संविधान बनाने वालों के ध्यान में, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उनके ध्यान में ये बात जरूर थी कि देश में कोई भी व्यक्ति निरंकुश तरीके से कानून का उपयोग नहीं कर सके। यानी ऐसा कोई कानून देश में नहीं बने, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं हो जो लोगों के अधिकारों को छीनता हो, बल्कि इस तरह के कानून बनाए गए जो नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान करता है। क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों को आजादी के समय के कानूनों का अनुभव था, जो निरंकुश या कठोर कानून भारतीयों के लिए 2 कानून का जिक्र इसमें किया गया है। एक 1870 में सेडिशन एक्ट आया था और दूसरा रॉलेट एक्ट आया था 1990। ये दोनों भारतीयों के लिए दमनकारी कठोर कानून थे जो भारतीयों के मौलिक अधिकार को छीनते थे। इस कानून के आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार कर सकती थी या और उसको लंबे समय तक जेल में बंद रख सकती थी। रॉलेट एक्ट में ये प्रोविजन था। तो इसी प्रोविजन का खिलाफ पंजाब के 2 लीडर सत्यप्रकाश, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनको रॉलेट एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके गिरफ्तारी के विरोध में पूरे पंजाब में प्रदर्शन हो रहे थे और उन्हीं के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा जालियांवाला बाग में हो रही थी, जिस के बारे में आप इतिहास में पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि 13 अप्रैल बैसाखी का दिन होता है, पंजाबियों का सबसे बड़ा त्योहार, और जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। वहां जनरल डायर ने जाके अंधाधुंध शांतिपूर्ण सभा कर रहे निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई और उस जालियांवाला बाग में हजारों लोग मारे गए। मरने वालों में युवा, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब शामिल थे। तो ये जो रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी या निरंकुश कानून का क्या परिणाम निकलता है, इससे हमारे संविधान बनाने वाले वाकिफ थे। इसलिए उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने भारत के लिए कानून बनाया। कहता है कि इन एंशिएंट इंडिया द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वेरी फ्रॉम वन कास्ट टू अनदर, सो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज रिसीव्ड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट। प्राचीन काल में जो कानून थे वो जाति के आधार पर बने हुए थे। हर जाति के लिए अलग अलग कानून था। एक ही अपराध करने के लिए अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग सजा दी जाती। जैसे आज कोई क्राइम करता है, अगर चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके क्राइम के आधार पर उसको सजा दी जाती है। लेकिन प्राचीन काल में लोगों को जाति के आधार पर उनके लिए कानून बनाए गए थे और उस आधार पर उन्हें सजा दी जाती थी। लेकिन भारत में यूनिफॉर्म रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने का
जो श्रेय जाता है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता है। जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रूल स्टार्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब स्थापना हुई, तो ब्रिटिश ने इस पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाया। भारत में जितने भी जाति, जितने भी धर्म के लोग थे, उन धर्मों के लोगों को, हर धर्म के विद्वान लोगों को बुला के जो उनके सोशल लॉ बने हुए थे उनका अध्ययन, स्टडी किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और सभी लोगों के राय सलाह से एक ऐसा कानून बनाया जो देश के सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों पर एक समान लागू होता था। तो यूनिफॉर्म लॉ का एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के समय ही हुआ। However, best they may have been in administration of justice, और न्याय जो आज हमारी जुडिशियरी सिस्टम आप देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इस तरह का जुडिशियरी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के पहले राजा ही जस्टिस का भी हेड होता था। राजा के पास ही न्याय करने का भी अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जस्टिस के लिए, न्याय के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बनवाया, जुडिशियरी जिसको कहा गया, और उस जुडिशियरी को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, कानून बनाए गए। भारत में कानून बनाने की शुरुआत वहीं से हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से, जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने आपको बताया। अब आता है कि उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट था जो कानून बनाती थी। इंडियन नेशनलिस्ट फॉट फॉर द आइडिया ऑफ जस्टिस लीडिंग टू द इंडियन लीगल सिस्टम। भारत के राष्ट्रवादी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो न्याय की अवधारणा भी उनके दिमाग में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद भारत के लिए कानून बनाती थी, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान बनने लगा तो इंडियन पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया, भारतीय संसद को, कि वह देश के लिए कानून बनाएगी। अगर ये कोई पूछा जाए कि देश में कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। देश का पार्लियामेंट, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में आपने डिटेल पढ़ा है कि देश का संसद क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, तो वही पार्लियामेंट का भी एक अधिकार है हमारे देश में कि वह देश के लिए नए कानून बनाती है, और कोई पुराना कानून है तो उसको रिवाइज भी करती है, उसमें बदलाव भी लाती है। ये सारे अधिकार पार्लियामेंट में, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्रैल 2010 में पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष के उम्र तक के सभी बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा देने की बात आई। A question that arises naturally at this stage: how the need for a new law is felt by people? आखिर नया कानून की जरूरत लोगों को कैसे महसूस होती है? तो पार्लियामेंट मेक्स न्यू लॉ एंड वी आर अवेयर ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाती है, और पार्लियामेंट में कानून कैसे बनता है ये आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। मीडिया और सिटीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश में डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए। The need for a new law is felt and raised by different groups in society who communicated it to the government through media and elected representatives। नए कानून की जरूरत देश के अलग अलग वर्ग के लोगों को महसूस होती है, और जिस वर्ग के लोगों को नए कानून की जरूरत महसूस होती है वह वर्ग अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से, सरकार और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाता है। जैसे अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल के लिए दिल्ली में काफी दिनों तक अनशन किया था, और उस अनशन के बाद उस समय के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया कि जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, और जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट में लाया गया, जो भ्रष्टाचार से लड़ने का एक बिल माना जाता है। तो ये चूंकि मीडिया ने अन्ना हजारे के इस प्रोटेस्ट को काफी उछाला, अपने मीडिया में इसकी काफी जगह दी, तो जिसके लिए लोगों के बीच भी भावना बनी, तो इस तरीके से भी कानून बनते हैं। इसके अलावा टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, ये भी समय समय पर नए कानूनों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करते रहते हैं,
और जब आवश्यकता महसूस होती है तो सरकार नए कानून बनाने का प्रोसीड्योर पार्लियामेंट में लाती है और नए कानून बनाए जाते हैं। अब अगला जो इसका टॉपिक है कंट्रोवर्शियल लॉज, विवादित कानून। कंट्रोवर्सी, विवाद, ऐसा कानून, ऐसा नहीं है कि देश में जो भी कानून बनते हैं देश के लोग उसको आसानी से स्वीकार ही कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून भी बने हैं हमारे देश में जिस पर काफी विवाद हुआ है और नागरिकों का एक वर्ग उस कानून को अपने लिए दमनकारी समझता है, अपने लिए उसको लगता है कि ये कानून से उसको हानि होगी, तो ऐसे कानून का विरोध भी किया जाता है। तो इस तरह के ही कानून को कंट्रोवर्शियल लॉज, विवादास्पद कानून या विवादित कानून कहा जाता है। कहता है, वही लिखा है कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इनैक्ट लॉ दैट आर नॉट एक्सेप्टेड हार्टली बाय पीपुल, सम पीपुल अब्यूज। एज मेंशन्ड अर्लियर, द विजिलेंस ऑफ सिटीजन ग्रुप्स एंड द मीडिया आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों, नागरिकों का समूह और मीडिया, यह डेमोक्रेसी में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, चौथा खंभा भी कहा जाता है कि मीडिया जो है के बगैर डेमोक्रेसी कमजोर होती है। तो मीडिया काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कानून के विवेचना करने में। कौन सा कानून के क्या गुण है, क्या अवगुण है, किस कानून का किन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में मीडिया में डिबेट और डिस्कशन होती है। तब जाके लोगों को किसी कानून के अच्छाई या उसके खराबी के बारे में पता चलता है। तो अगर मीडिया को लगता है कि कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट के द्वारा बना दिया गया है जो लोगों के लिए हितकारी साबित नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में a formal notice is filed in the court of law which then decides whether the law is constitutional or not। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि पार्लियामेंट से कोई कानून जो बना है वह इलीगल है, वह गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये प्लीड करता है कि पार्लियामेंट के इस लॉ को कैंसिल किया जाए। जैसे अभी जो ट्रिपल तलाक एक्ट पास हुआ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 370 हटाने का जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कानून कोई पार्लियामेंट बना देती है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। आप जुडिशियरी में उसको चुनौती दे सकते हैं, चुनौती समय समय पर दी भी गई है। ऐसे में यदि फिर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट या उस कानून की विवेचना करता है और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के भावनाओं के खिलाफ है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन देती है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। और यदि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन देती है कि किसी कानून को रद्द कर दिया जाए तो ऐसे में वह पार्लियामेंट को उस कानून को रद्द करना पड़ता है। यही हमारे देश में चेक एंड बैलेंस पॉलिसी है कि कोई सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की है लेकिन पार्लियामेंट भी अंडर द सुपरविजन ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, न्यायपालिका के निगरानी के अधीन रहता है। जैसे दो कंट्रोवर्शियल लॉज की चर्चा आपके बुक में की गई है। एक लॉ आया था 1985 टू 95 में, टाडा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आतंकवाद निरोधी कानून। ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति यदि टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल पाया जाता था तो उसको इस एक्ट के खिलाफ, इस एक्ट के आधार पर अरेस्ट करके और उसी एक्ट के आधार पर उस पर मुकदमा चलाया जाता था। इंडियन पैनल कोड में भी हर क्राइम के लिए लॉ बने हुए हैं, लेकिन आतंकवाद के लिए इंडियन पैनल कोड में कोई लॉ नहीं है, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो उस समय आतंकवाद नाम का चीज इस देश में नहीं था। जब नई चीज आतंकवाद आई तो उसके लिए नए कानून की जरूरत महसूस हुई कि आतंकवादी को जो पुराने कानून है उस आधार पर उनको सही तरीके से पनिशमेंट नहीं मिल पाता है,
इसीलिए टेररिस्ट के लिए एक अलग कानून बनाया जाए, तो टाडा बनाया गया। लेकिन इस एक्ट का कुछ देश के ऐसे ग्रुप थे जिन लोगों ने उसका विरोध भी किया, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग थे उनके दिमाग में ये बात भरी हुई थी कि टाडा का इस्तेमाल उनके खिलाफ होता है। मशहूर फिल्म स्टार संजय दत्त जो जेल गए थे तो उनको भी इसी एक्ट में बंद किया गया था, टाडा ही उन पर लगाया गया था। तो यह आतंकवादियों के लिए एक्ट था, लेकिन इसका जब काफी विरोध होने लगा, बहुत सारे जगहों पर अपने पॉलिटिकल विरोधियों को फंसाने के लिए भी सरकारें टाडा का इस्तेमाल करने लगी। तो कई सारी ऐसे जब उदाहरण आए तो गवर्नमेंट ने इस पर फिर पार्लियामेंट में दोबारा चर्चा हुई, और जिस समय तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने इसमें संशोधन करके एक दूसरा कानून लाया जिसे पोटा के नाम से जाना जाता है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। ये टाडा का संशोधित रूप था, पोटा। तो ये दो कानून लाए गए। यह टाडा से भी ज्यादा कठोर कानून था, तो इस कानून पर भी विवाद हुआ। तो फिर जाकर के 2014 में जब आज जो सरकार है वो गवर्नमेंट जब आई तो उसने इन दोनों कानूनों के जगह पर एक आतंकवाद विरोधी नया कानून लाया जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के नाम से जाना जाता है। आज आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति पर एनएसए लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये पोटा और टाडा दोनों को खत्म करके सरकार ने आतंकवादी के गतिविधियों को रोकने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए कानून लाया, जो अभी पूरे देश में चल रहा है। तो यही कंट्रोवर्शियल लॉज कहलाता है कि यदि कोई विवादित लॉ बनता है तो उसको खत्म करने का भी कोई प्रोविजन है या कैसे उसको खत्म किया जा सकता है, और कौन कौन से विवादित लॉ हमारे देश में बने हैं उनके बारे में इसमें दिया गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया एंड सिटीजन, किसी भी पहले ही का बता दिया गया है कि सिटीजन सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी देश में डेमोक्रेसी से सक्सेस होने के लिए। नागरिक, चूंकि सरकार बनाना, सरकार चुनना, ये सारे अधिकार नागरिकों के पास ही है डेमोक्रेसी में जनता ही असली मालिक होती है, तो इसलिए उसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। The foundation of successful democracy are laid by educated and vigilant citizen and powerful media that dares to raise its voice against controversial laws and corrupt practices। किसी भी देश में डेमोक्रेसी की सफलता उसके शिक्षित और जागरूक नागरिक, विजिलेंट मतलब जागरूक होता है, जागरूक मतलब जो अपने आसपास हो रही घटनाओं के प्रति सेंसिटिव रहे, लगे कि हाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे वो प्रभावित हो। तो इन लोगों की काफी भूमिका होती है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोवर्शियल लॉ बनाती है तो उसका विरोध करके उसको खत्म करवा सकते हैं। मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। आज के दौर में आप देखते हैं कि मीडिया आज इतना पावरफुल हो गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए एक एक कानून का इतनी गहराई से विवेचना करता है कि उतना विवेचना तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। उतना किसी कानून के बारे में आज का मीडिया चैनल पे बैठ के एक्सपर्ट लोगों को बैठा के उसका पूरा ऑपरेशन कर देता है, और पूरी जनता यह समझ जाती है कि सरकार जो देश में कानून लाई है वह अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो मेरी उसको आज के युग में एक नया शब्द आया है, मीडिया ट्रायल। पुलिस कोर्ट में पहले तो ट्रायल कोर्ट में होता था, लेकिन आज जुडिशियरी में पहुंचने से पहले किसी भी घटना का मीडिया ट्रायल ही हो जाता है। मीडिया में ही इतना उसके बारे में चर्चा होती है कि ऑटोमेटिक लोगों को भी पता चल जाता है कि किसी घटना के लिए कौन जिम्मेवार है। द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल इज इम्पोर्टेंट फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक मशीनरी। लोगों की संपूर्ण भागीदारी और मीडिया की जागरूकता और निष्पक्ष मीडिया ऐसा होना चाहिए जो सरकार के गलत काम की आलोचना करने का साहस रख सके। तो यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में मीडिया जो है बहुत निष्पक्ष है, सरकारों की आलोचना करने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखती है। और यही कारण है कि बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी आई और गई, लेकिन आज 75 साल के बाद भी हमारे देश में लगभग 70-75 साल हो गए आजादी के, डेमोक्रेसी काफी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही है और सक्सेसफुल तरीके से चल रही है।
बस यही इस चैप्टर में है। फिर इसका असाइनमेंट ग्रुप कर दिया जाएगा, वीडियो सुनेंगे, बुक पढ़ेंगे, बिल्कुल ये चैप्टर समझ में आ जाएगा।